हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 5 जनवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रिगार्डिंग योयो टेस्ट। इसको अच्छे से समझेंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग और प्रारंभ बैच। देखिए, प्रारंभ हमारा जीएस फाउंडेशन कोर्स 2024 के लिए बैच है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर आपको तैयारी कराई जाती है। जैसे आप देखिए, फेज 1 के अंदर आपको बेसिक्स क्लियर करवाए जाएंगे, एक फाउंडेशन कोर्स, फिर एडवांस फाउंडेशन कोर्स, फिर जैसे जैसे आपका प्रीलिम्स नजदीक आता रहेगा तब हम डिस्कस क्या करेंगे, आपके रिवीजन मॉड्यूल्स हो गए प्रीलिम्स के, उसी तरह से मेंस के भी। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो आपके साथ, बिल्कुल आपके साथ हमारी पूरी टीम रेडी है अच्छे से तैयारी आपको पूरे एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर करवाने के लिए। तो अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हो तो video.onlyis.in पर जा सकते हो। कुछ क्वेरीज के लिए आप इन्हें नंबर्स पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं योयो टेस्ट के बारे में। देखिए, अभी क्या हुआ है, बीसीसीआई बोर्ड फॉर कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा जो योयो टेस्ट है और साथ ही साथ जो डेक्सा स्कैन है, इसको री इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये योयो टेस्ट क्या होता है। देखो, किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर ना, अगर हमें उसको अच्छे से खेलना है तो फिटनेस का होना बहुत जरूरी है। स्पेशली देखो, क्रिकेट की जब मैं बात करता हूं तो आप जानते हो विराट कोहली के बारे में, उन्होंने एक फिटनेस का एक अलग स्टैंडर्ड सेट किया है। तो यहां पर इंडियन टीम के अंदर अगर आपको सिलेक्ट होना है, अगर प्रॉपर आपको प्लेइंग 11 के अंदर अपना परफॉर्मेंस देनी है, तो वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है योयो टेस्ट। यहां पर होता क्या है, आप देख लीजिए, जैसे आपको अपनी स्पीड के हिसाब से भागना पड़ता है, इन मार्कर्स के बीच में इनको जंप करना पड़ता है। इस तरह से आपको पूरी बॉडी का फिटनेस टेस्ट यहाँ पे देख लिया जाता है कि आप कितने फिट हो। इसको डेवलप किया गया था डेनिश फुटबॉल फिजियोलॉजिस्ट जेंस के द्वारा। ठीक है, इसके साथ ही अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं तो यहां पर का आपको स्कोर दिया जाता है कि आप कितने लेवल क्लियर कर पाओ। तो अगर आप उन लेवल्स को क्लियर कर लेते हो, अकॉर्डिंगली आपका फिटनेस एक अच्छा माना जाएगा एंड आप खेलने के लिए प्रॉपरली रेडी हो। उसी तरह से एक होता है क्या, डेक्सा स्कैन। अब ये क्या चीज है, देखो यहां पर जैसे जैसे हमें देखने को मिला ना कि आईपीएल हो गया, T20 क्रिकेट हो गया, जैसे ये इंक्रीज हुआ उसके साथ क्या इंक्रीज हुआ, प्लेयर्स का वर्कलोड। उसके साथ ही जो प्लेयर्स के वर्कलोड को मैनेज कौन करेंगे, उनके ट्रेनर्स हो गया या फिर उनके साथ जो और टीम काम करती है। तो अगर ट्रेनर्स अपने बॉडी, इन पर्टिकुलर प्लेयर्स के बॉडी फैट को अच्छे से मेजर कर पाए, कितना पानी का कंटेंट है, कितनी डेंसिटी है, तो उस हिसाब से चीजें अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ सकती हैं। क्योंकि देखो, अगर किसी को ज्यादा क्रिकेट खेलना है तो प्रॉपर्ली पता होना चाहिए ना कितना बॉडी फैट है, कैसे उसको मैनेज करना है, डेंसिटी क्या होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें डेक्सा स्कैन के द्वारा देखने को मिल जाती हैं। तो बीसीसीआई ने इनको इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि ये सारी चीजें इंश्योर करी जा पाए। इसके साथ ही किसी को कोई बोन रिलेटेड डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कल को किसी के कुछ पर्टिकुलर बोन वीक हो, तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब देखिए, क्रिकेट वगैरह जैसे क्वेश्चंस ना यूपीएससी में देखने को मिले हैं। स्पेशली मैं बात करूं 2021 के प्रीलिम्स के अंदर, तो टोटल 3 क्वेश्चन हमें स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग देखने को मिले थे। तो थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए जो चीजें न्यूज में रहती हैं। जैसे एग्जांपल, आप इसको पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, उस टाइम पर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बहुत न्यूज में थी। यहां पर नोटिस कीजिए, पहला स्टेटमेंट क्या है, जो फाइनलिस्ट थे उनको डिसाइड किया गया था नंबर ऑफ मैचेस के हिसाब से। क्या ये ठीक है? द आंसर इज नो। दरअसल में देखो होता क्या है ना, मान लीजिए कोई टीम है, जैसे मान लो ये इंडिया हो गया और सामने मान लो ऑस्ट्रेलिया है, तो इनको बीच ना एक तरह का पॉइंट सिस्टम चलता है। अगर मान लो इंडिया अपने होम पर खेल रही है, अपने घर में खेल रही है, मान लो दिल्ली में मैच है या फिर मुंबई में मैच है, कहीं भी इंडिया के अंदर, तो वहां पर अगर वो जीतेंगे तो उनको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। वेयर एज अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया में जीतेगी आके तो उनको कुछ ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। तो इस तरह से ना, एक घर पर मैच होते हैं, एक अवे मैच होते हैं घर के बाहर, तो उस हिसाब से पॉइंट सिस्टम होता है। तो पॉइंट्स जिसके ज्यादा होंगे वो आगे आएगा, वो फाइनल खेलेगा, ना कि नंबर ऑफ मैचेस। तो पॉइंट सिस्टम के बेसिस पे ये चीज होती है, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। सिमिलरली न्यूजीलैंड इंग्लैंड के आगे था क्योंकि उसने ज्यादा मैचेस जीते थे, नहीं, उसके ज्यादा पॉइंट्स थे। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना यूपीएससी में आ जाते हैं। तो यहां पर इसका आंसर क्या हुआ, ठीक है, थोड़ी स्टेटमेंट में गड़बड़ हो गई है। दरअसल में इसका आंसर है नीदर वन नॉट टू, दोनों के दोनों आंसर यहां पर गलत है। ठीक है ना, स्टेट ऑप्शंस इस तरह से होने चाहिए थे। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज लाचेन कॉरिडोर। अब इस तरह के क्वेश्चंस कहां आते हैं, लोकेशन पर्सपेक्टिव से। ज्योग्राफी के अंदर ना यूपीएससी ज्योग्राफी से मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये पर्टिकुलर कॉरिडोर आखिर है कहां। तो नोटिस कीजिए, आप लोगों ने ना पिछले कुछ टाइम के अंदर ना नगोर्नो कराबाख रीजन के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। अर्मेनिया और साथ ही साथ अजरबैजान, इन दोनों कंट्रीज का एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पिछले 2-3 सालों से नगोर्नो कराबाख के रिगार्डिंग। बहुत सारे ड्रोन स्ट्राइक्स भी इनके द्वारा करी गई हैं। ठीक है ना, आपस में बहुत बार इनकी आपस में जो आर्मीज है इनकी फाइट देखने को मिली है। तो अभी जो लचिन कॉरिडोर की बात करी जा रही है, ये हमें देखने को मिलेगा यहां पर। अभी क्या हुआ है, लचिन कॉरिडोर को अजरबैजान के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है।
एक्चुअल में नगोर्नो कराबाख रीजन में इलीगल माइनिंग हो रही थी नेचुरल रिसोर्सेज की, तो उस वजह से इसको अजरबैजान प्रोटेस्टर्स ने इसको ब्लॉक कर दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह का कॉरिडोर होता था जिसके थ्रू लोगों की मूवमेंट हो गया, अलग अलग फूड फ्यूल एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा पाए, उसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती थी। ठीक है, तो लोकेशन पर्सपेक्टिव से आप इसको याद रखिएगा। अगला टॉपिक हमारा है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के रिगार्डिंग। अब यहां पर हमें क्या ध्यान देना है, देखो एक तो पहली बात यह है कि जो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन है वो वहां पर हमें 32 मेंबर कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। अभी क्या है, इंडिया को इस एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की लीडरशिप मिलने वाली है। ठीक है, तो इंडिया इसमें आने वाला है साथ ही साथ। ठीक है, 32 मेंबर्स कंट्रीज में डेफिनेटली, क्योंकि इंडिया को लीडरशिप मिलने वाली है तो इंडिया भी इसका मेंबर है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारे पास ना एक यूपीयू है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अब ये क्या है, ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। जैसे आप जानते हो ना वर्ल्ड बैंक के बारे में, आप जानते हो आईएमएफ के बारे में, आप जानते हो डब्ल्यूएचओ के बारे में, ये सारे क्या हैं, यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। उसी तरह से जो यूपीयू है वो भी एक तरह से इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। उसी का ही जो एशिया पैसिफिक वाला रीजन है ना, उसी को बोल देते हैं एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन। इसका काम क्या होता है सर, देखो अलग अलग जो पोस्टल नेटवर्क है, पोस्टल सर्विसेज हैं, उनके अंदर डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इसको कैसे प्रमोट किया जा पाए, अलग अलग पोस्टल रिलेशंस को कैसे अच्छे से हम सेटअप कर पाए बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, यही इनके गोल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स हमें देखने को मिल जाएंगे बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। ओवरऑल रीजन के अंदर जो है पूरा रीजन आपस में इंटीग्रेटेड रहे, कनेक्टिविटी रहे, टेक्निकल और ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हम कनेक्टिविटी के थ्रू बेटर इंटीग्रेशन लेकर आ पाए, ये यहाँ पर बात करी गई है। अब यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पर टोटल 3 बॉडीज देखने को मिलती हैं एपीपीयू के अंदर। पहली क्या है, कांग्रेस, ये सबसे मेजर ऑर्गन है इस यूनियन की। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाली होती है। उसके साथ ही एक होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यहां पर अलग अलग मेंबर्स हो जाते हैं, ये लगभग हर साल मिलते हैं ताकि अच्छे से काम हो सके यूनियन का। उसके अलावा तीसरी जो बॉडी है वो होता है एपीपीयू ब्यूरो। ये एक तरह से किस तरह से ट्रेनिंग करनी है, इंफॉर्मेशन इंक्वायरी, वो सारे काम यहाँ पर देखे जाते हैं। तो प्रॉपर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी इसके साथ हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा रानी वेलु नाचियार के बारे में। अभी देखो क्या है, प्रधानमंत्री जी ने इनको ट्रिब्यूट दी है इनके बर्थ एनिवर्सरी के रिस्पेक्टिव में। इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के रामनाथपुरम के अंदर 3 जनवरी 1730 के अंदर। अब ये ना ऐसा माना जाता है कि पहली ऐसी क्वीन थी जिन्होंने ब्रिटिश रूल को बहुत ही एक्टिवली अपोज किया था। देखो बहुत सारे उसके बाद आए, जैसे फॉर एग्जांपल रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप जानते हो, पर उनसे भी बहुत पहले रानी वेलु नाचियार जी के द्वारा ब्रिटिश रूल को काफी मेजर अपोज किया गया था। और जो 1857 की क्रांति थी उससे बहुत साल पहले इन्होंने कॉलोनियल रूलर्स के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई थी। तो देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंस इन्होंने रोल था। इसके अलावा ये अलग अलग वेपन्स हो गए, मार्शल आर्ट्स हो गए, उनमें बहुत स्किल थी। जैसे एक वलारी होती है, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखा है, ये दरअसल में ना तमिलनाडु का एक काफी ट्रेडिशनल वेपन है, तो इसमें ये बहुत स्किल्ड थे, ठीक है ना, उनके साथ फाइट करने के लिए। उसी तरह से एक होता है शिलंबम। शिलंबम क्या होता है, आप स्टिक से फाइट करते हो। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो, आई एम वेरी श्योर आपने सभी ने ये चीज देखी होगी, इसको बोलते हैं शिलंबम। तो ये तमिलनाडु और केरला इन साइड में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके अलावा जो हॉर्स राइडिंग हो गया, ठीक है, घुड़सवारी, वो इसमें काफी स्किल्ड थी। उसके अलावा आर्चरी, ठीक है ना, ये जो धनुष कमान वगैरह यूज करते हैं, तो इनके अंदर भी इनको काफी अच्छी ट्रेनिंग थी। और उस टाइम की महिलाओं का आप देख सकते हो किस तरह से हमें वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही ये बहुत अच्छी स्कॉलर थी अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर, जैसे फ्रेंच हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, तो इनका एक अच्छी कमांड थी। इसके साथ ही इन्होंने हैदर अली, ठीक है, जो मैसूर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, उसी तरह से गोपाल नायकर के साथ मिलकर इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट एक अच्छी वॉर लड़ी और उसमें ये विजेता भी बनी थी। इसके साथ ही जो मारूर ब्रदर्स थे उनको भी इन्होंने पावर्स ग्रांट करी, तो काफी इंपॉर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो क्या है इंडियन राइनो से संबंधित। अभी देखो जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि 2022 में कोई भी इंडियन राइनो को पोच नहीं किया गया था, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहां पर ना हमें एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से ये समझना जरूरी हो जाता है कि इंडियन राइनो का स्टेटस क्या है। तो आप नोटिस करोगे, देखो जो इंडियन राइनो है, जिसको हम एक तरह से ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस भी बोलते हैं, ठीक है, आप पिक्चर देख सकते हो, तो ये इसको बोला जाता है। यहां पर आपको ना एक सिंगल ब्लैक हॉर्न यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो नियरली 60 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकता है। बाकी आपको यहाँ पर नोटिस करो, ठीक है, एक आर्मर की तरह यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा, काफी प्रोटेक्शन है यहाँ पर, ठीक है ना, इनको इस चीज से प्रोटेक्शन मिलती है। इसके साथ ही जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है, इनका स्टेटस क्या है, ठीक है ना, तो ये वल्नरेबल की कैटेगरी में आ जाती है आईयूसीएन के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट ने भी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर इनको शेड्यूल 1 का दर्जा दिया हुआ है कि बेसिकली इनको मैक्सिमम प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं।
साथ में अगर आप नोटिस करो तो ये सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे वर्ड नोटिस करना, ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ हमें कहां देखने को मिलती है? ब्रह्मपुत्र वैली के अंदर, नॉर्थ बंगाल हो गया, ठीक है, उसके साथ ही जो सदर्न नेपाल, बस इसी जगह में मिलते हैं, इसके अलावा ये कहीं नहीं मिलते। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट हो जाती है, क्योंकि यूपीएससी यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की बात करें डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के हिसाब से, तो नियरली 3700 इंडियन राइनोज आपको वाइल्ड में देखने को मिल जाएंगे। उसमें एक क्या है? असम का काजीरंगा, ठीक है ना, वहीं पर मेजर आपको देखने को मिल जाएंगे 2600 से भी ज्यादा। इसके अलावा आप जानते हो ओरांग के बारे में, ओरांग नेशनल पार्क ना, तो ये आपको दिख जाएगा ब्रह्मपुत्रा के नॉर्दर्न बैंक के ऊपर, यहां पर आपको कुछ दिख जाएंगे, ठीक है, असम में, दरअसल में ओरांग अगर आप नोटिस करना चाहो तो असम में आपको ये नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये भी आपको ब्रह्मपुत्रा के सदर्न बैंक में देखने को मिल जाएगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी असम के अंदर ही है। उसी तरह से एक होता है मानस नेशनल पार्क। अब ये आप मानस नेशनल पार्क में तो आप वेरी श्योर आप सभी जानते होंगे, ठीक है, कि ये जो यूनेस्को की नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसी तरह से बायोस्फीयर रिजर्व भी है, एक एलिफेंट रिजर्व भी है। साथ में ही जो भूटान के अंदर जो है ना रॉयल मानस पार्क, रॉयल मानस नेशनल पार्क, वहां पर भी हमें यहाँ पे कुछ चीजें देखने को मिल जाती हैं। अब राइनो की आखिर सर पोचिंग होती क्यों है? देखो ये जो बात होती है ना वन हॉर्न राइनो की, तो इस वजह से इनकी पोचिंग होती है, इनको क्योंकि काफी ना इंपॉर्टेंट माना जाता है। पर अभी पिछले साल क्या हुआ, पिछले कुछ सालों के अंदर हमने ना इनको, जो हमें वन हॉर्न राइनोसोरस के जो हॉर्न थे, हमने उनको जला दिया, ठीक है, हॉर्न राइनोस को नहीं जलाया, राइनो के जो हॉर्न्स थे उनको जलाया गया, ताकि ये बताया जा पाए कि ये कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये कोई ऐसी कोई बहुत ही वैल्यूएबल चीज नहीं है। तो ये चीज हमने करने की कोशिश करी है। उसके साथ ही जो असम गवर्नमेंट है उसके द्वारा स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स को भी बनाया गया है, ताकि वो देख पाए कि कोई पोचिंग तो नहीं हो रही, कोई इशू तो नहीं है किसकी रिगार्डिंग। तो ये सारी चीजें उनके द्वारा अच्छे से कवर करी जाती हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज सीईआरसी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अब देखो जो हमारे पूरे कंट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए जो मेजर रेगुलेटर है वो कौन है? सीईआरसी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अब इसके द्वारा बात क्या करी गई है कि मान लीजिए कोई पावर प्लांट वाला है, ठीक है, जो की पावर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, आप जानते हो हमारे घर में जो बिजली आती है कोई ना कोई तो उनको प्रोड्यूस कर रहा है ना। अब ये जो पावर प्रोड्यूस हो रही है बहुत सारी इसमें से कोयले से होती है, और कोयला पूरे इंडिया में तो होता नहीं। हम क्या करते हैं, बहुत सारा कोयला बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, दूसरी कंट्री से मंगाते हैं। तो अगर मान लो इनको आगे बिजली बेचनी है, उससे क्या होता है, अगर इंपोर्टेड कोल से वो चीज बनी है तो हो सकता है वो महंगी हो, डेफिनेटली। तो यहां पर अगर वो बाहर से कोल को इंपोर्ट करवा रहे हैं ना, तो हम बात क्या कर रहे हैं कि पावर प्लांट को वो चीजें महंगी हो जाती हैं, ठीक है ना। तो हमें इनको क्या करना चाहिए, इनको कंपनसेशन देना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में देखो क्या होता है, जब बिजली हमारे घर में आएगी, हमारे घर में तो वही रेट के ऊपर आएगी, पर अगर ये कोयला बाहर से मंगाएंगे तो इन पावर प्लांट वालों को महंगा मिलेगा, तो इसलिए ना इनका लॉस हो जाता है। तो उस लॉस को कैसे हम कर सकते हैं, इनको कुछ पैसा देके, इनको कुछ कंपनसेट करके। ये बात यहाँ पर सीईआरसी ने इस तरह का सजेशन यहाँ पे बात करी है। अगर थोड़ा हम सीईआरसी के बारे में जाने तो देख लीजिए, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 था उसके थ्रू इस बॉडी को बनाया गया, और एक तरह से क्या हो जाती है, स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि एक एक्ट है ना पीछे इसके, तो एक्ट की बैकिंग है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया, और इसका क्वासी जुडिशियल स्टेटस है, ठीक है। कुछ ये हल्के हल्के जो रूल ऑफ एक्ट ऑफ लॉ वाले चीजें हैं उनके ऊपर भी वर्क कर सकती है। इसके साथ ही आप नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पर जो इसकी कॉम्पोजिशन है, ठीक है, कमीशन है ना, तो कमीशन के अंदर लोग बैठेंगे, कौन लोग, एक हो गए चेयरपर्सन, और इसके साथ ही आपको 4 अदर मेंबर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, ठीक है, कि हमारी जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है, टैरिफ कितना होना चाहिए, इसके साथ ही अलग अलग जो कंपनीज यहाँ पे काम कर रही है क्या कॉम्पोजिशन होना चाहिए, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। बाकी देखो ओवरऑल इंडस्ट्री में ना हम ये नहीं चाहते कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मोनोपोली हो, कि एक ही कंपनी काम करे, वो मनमर्जी से अपने काम करे या फिर मनमर्जी वाले रेट चलाए, नहीं। इसके लिए हम क्या चाहते हैं, एक तरह का कंपटीशन बने, बाहर से पैसा अगर कोई लगाना चाहे तो कैसे उसको इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीजें यहाँ पर इनके द्वारा करी जाती हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज हाई पावर लद्दाख कमेटी। हमने लद्दाख देखो पहले भी डिस्कस किया था। आज क्या हुआ है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आपको स्टेट देखने को मिलेंगे ना, नित्यानंद राय जी, इनके द्वारा एक तरह की हाई पावर कमेटी को चेयर किया गया, ठीक है ना। बेसिकली उनको बोला गया कि एक तरह की हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आप नोटिस करो इन्होंने क्या डिस्कस किया, जो लद्दाख है ना उसका एक यूनिक कल्चर है, उसकी एक यूनिक लैंग्वेज है। अब इस यूनिक कल्चर को, यूनिक लैंग्वेज को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, आप जानते हो, ठीक है, पास में हमारे यहाँ चाइना देखने को मिल जाता है। तो कैसे यहाँ पे लद्दाख लोगों को हम प्रोटेक्ट करें, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करें, उनकी लैंड हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, कैसे ये सारी चीजें करनी है, वो सारी चीजें यहाँ पर कमेटी के द्वारा करी जाएगी। अब यहाँ देखो हुआ क्या, दरअसल में थोड़ा ना कंट्रोवर्सी हो गई थी। इस कमेटी के कुछ मेंबर्स ने ऐसा बोला कि हम ना इनको चाहते हैं कि लद्दाख को जो 6 शेड्यूल के अंदर हम डाल दिया जाए, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इससे अग्री भी नहीं किया, तो इस तरह का यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है कि क्या करना चाहिए 6 शेड्यूल के रिगार्डिंग। तो हमें ना 6 शेड्यूल को जरूर समझना चाहिए कि 6 शेड्यूल आखिर होता क्या है। देखो अगर आप नोटिस करोगे
तो हम 6 शेड्यूल के अंदर ना 4 स्टेट आते हैं, दैट इज AMTM। ठीक है, वेरी श्योर आप सभी जानते होंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन चारों स्टेट्स के अंदर हमें 10 ऑटोनोमस काउंसिल्स देखने को मिल जाती हैं। दरअसल में देखो होता क्या है, यहाँ पर इन स्टेट्स के कुछ एरियाज के अंदर ट्राइबल पॉपुलेशन की एक अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। तो उनके किस तरह के लॉज होने चाहिए, उनके लैंड हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर, तो इनके देखो अपने अपने ट्रेडिशन चल रहे हैं, अपना एक कल्चर चल रहा है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना कुछ प्रोटेक्शन देता है इन ट्राइबल को अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसके लिए लद्दाख के लोग भी चाह रहे हैं, या लद्दाख में से कुछ लोग चाह रहे हैं कि इसको 6 शेड्यूल के अंदर स्टेटस मिल जाए, ताकि ये प्रोटेक्शन इनका बहुत अच्छे से हो पाए, अपने हिसाब से कुछ पर्टिकुलर चीजों के ऊपर ये लॉ बना पाए। ठीक है, अगर आप बात करेंगे 2011 सेंसस की, तो हमें 2,75,000 के आसपास लद्दाख की पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है, और नियरली 80% लोग इसमें कौन है, ट्राइबल। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना, राइट। तो ये थे आज के जो टॉपिक्स हमें डिस्कस करने थे। ये 5 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और पांचों के पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। कल हमने टोटल 5 मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, इनके आंसर्स क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या था, स्मार्ट प्रोग्राम के रिगार्डिंग। देखो ये आंसर है गलत, क्यों, क्योंकि इसको लॉन्च कौन करता है, आयुष मिनिस्ट्री, मैंने बताया था, ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गलत हो जाता है। उसी तरह से BRO, क्या ये रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवेज के अंदर आता है, नहीं सर, ये तो गलत है, ये आता है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, बिल्कुल ठीक है। सियोम रिवर, क्या ये कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, नहीं सर, ये भी गलत है, ये आता है किसके अंदर, ब्रह्मपुत्रा नदी के अंदर, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा की ये ट्रिब्यूटरी हमें देखने को मिल जाएगी। सर क्रीक, क्या ये गुजरात के कच्छ रीजन को और पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस को डिवाइड करती है, आंसर इज यस, ये मैंने आपको मैप के अंदर भी आपको प्लॉट करवाया था। उसके साथ ही सावित्री बाई फुले जी, यहां पर ना कुछ लोगों ने बड़ी गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी, उनको लगा कि हाँ सर पहला स्कूल ही था, ठीक है, पर ये चीज नहीं पड़ी भैया, ये 1948 नहीं है, ये 1848 में करा था। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाती है। तो इस तरह से ना यूपीएससी भी कई बार छोटे छोटे ट्रैप कर देता है, आपको कुछ चीजें दिखती नहीं है, पर वहीं पर आपके स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो आपको ये चीजें भी धीरे धीरे सीखती हैं, ठीक है। तो ये पांचों हमने डिस्कस कर लिए। आपको ये वाले नीचे कमेंट्स में मुझे बतानी है कि किसका आंसर सही है, क्या ट्रू है, कॉल फॉल्स है, राइट। तो इसी तरह से आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जाकर इसकी पीडीएफ ले सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप भी इस तरह अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।